नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन। कानूनी न्याय को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन होते हैं, इससे संबंधित जानकारी आज हम आपको देंगे। ये भी बीए फर्स्ट ईयर का ही पेपर रहता है और ये सब जीके, राजनीति ऐसा विषय है जिसमें जीके से संबंधित बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कानूनी न्याय को प्राप्त करने के साधन, जैसे राजनीतिक चिंतन में न्याय की धारणा पर विविध दृष्टि से विचार किया जाता है, लेकिन न्याय का तात्पर्य प्रमुख रूप से कानूनी न्याय से ही लिया जाता है। कानूनी रूप से न्याय की प्राप्ति व्यक्ति के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और यह तभी संभव है जबकि न्याय का ढांचा स्वतंत्रता और निष्पक्ष हो। न्याय का ढांचा कैसा हो? स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। लास्की के द्वारा अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति के मूल तत्व, लास्की का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है राजनीति के मूल तत्व में कानूनी न्याय प्राप्त करने के साधनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस संबंध में लास्की की विवेचना और अन्य विचारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कानूनी न्याय को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित साधन प्रमुख रूप से अपनाए जाने चाहिए। कौन कौन से साधन है भाई? जैसे न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना। कौन सा है? न्यायपालिका का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना। यह एक सर्वमान्य बात है कि यदि न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त नहीं हुई तो उसके द्वारा निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करने का कार्य नहीं किया जा सकेगा। जैसे विधियों की व्याख्या का कार्य ऐसे व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए जिनके विचार पर कार्यपालिका का विचार हावी ना हो सके। केवल इतना ही नहीं, वरन वे इस योग्य होने चाहिए कि उनके द्वारा जरूरत पड़ने पर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका से जवाब तलब किया जा सके। न केवल सर्वोच्च स्तर पर वरन निम्न स्तर पर भी न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका जब कार्यपालिका के दबाव से मुक्त होगी तभी वह न्याय उचित कर पाएगी। फिर क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, चुनाव नहीं। न्यायाधीशों के संबंध में प्रमुख रूप से 3 विधियां प्रचलित हैं: जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका सभा द्वारा निर्वाचन और कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। 3 विधियां ये प्रचलित हैं, एक जनता द्वारा, फिर है व्यवस्थापिका द्वारा, फिर है कार्यपालिका द्वारा। इसमें जनता द्वारा न्यायाधीशों की निर्वाचन की पद्धति निश्चित रूप से सबसे अधिक पुरानी है। यह पद्धति बहुत पुराने समय से चली आ रही है, जब से भारत स्वतंत्र हुआ। और व्यवस्थापिका सभा द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव किए जाने पर भी न्यायाधीश पद दलबंदी का शिकार बन जाएगा। अतः न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति की पद्धति ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रहती है। इसमें लास्की लिखते हैं कि इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहते हैं, परंतु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं। न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यताएं क्या हैं? कि न्याय की उचित रूप में प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि न्यायाधीशों का पद केवल ऐसे ही व्यक्तियों को प्रदान किया जाए जिनकी व्यावसायिक कुशलता और निष्पक्षता सर्वमान्य हो। न केवल उच्च वरन निचले न्यायाधीशों के पद पर भी ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए जो योग्य और विधि के बहुत अच्छे ज्ञाता हों। ऐसे पदों पर
न्यायाधीश कोई छोटा मोटा पद नहीं है, बहुत बड़ा पद होता है। तो वह ऐसे न्यायाधीशों को इस पद पर नियुक्त किए जो बहुत योग्य हों और विधि के बहुत अच्छे ज्ञाता हों, कानून का जिन्हें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। फिर क्या आता है कि पर्याप्त वेतन और पदोन्नति के अवसर। इसमें हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व में लिखा है कि यह मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है, उसके पास संकल्प की शक्ति का भी बड़ा बल होता है। यह कथन पूर्ण सत्य है और इसके आधार पर कहा जा सकता है कि न्यायाधीशों को निश्चित और पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए। क्यों? न्यायाधीशों का पद बहुत उचित होता है, इसलिए उन्हें निश्चित वेतन और पर्याप्त वेतनों की व्यवस्था करना चाहिए। इस बात की आशंका बनी रहती है कि कम वेतन पाने वाले न्यायाधीश भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। जब उन्हें वेतन कम मिलेंगे तो वह कहीं ना कहीं से कमाने की चेष्टा करेंगे और वह अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे, तो वह हमेशा भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा न्यायाधीशों को पदोन्नति के अवसर भी दिए जाने चाहिए, जिससे उनकी अपने कार्य में रुचि बनी रहे। किसकी? न्यायाधीशों की अपने अच्छा से अच्छा वेतन दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा पद उन्नति का अवसर उन्हें दिया जाएगा, तो उनकी अपने कार्य में रुचि बनेगी और वह आगे भी अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जिसमें वह पदोन्नति हो जाए, उनका अवसर मिले। एक होता है लंबा कार्यकाल और पद की सुरक्षा। न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा होना चाहिए तथा सामान्यतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वे अपने पद पर बने रहें, और लंबा कार्यकाल होने पर न्यायाधीश अपने कार्य का अनुभव प्राप्त कर अधिक कुशल बने जाते हैं एवं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ अपना कार्य कर सकें। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त हो और कार्यपालिका अपनी इच्छा अनुसार उन्हें हटा सके। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि न्यायाधीशों को भ्रष्टता या अयोग्यता की स्थिति में केवल व्यवस्थापिका के द्वारा विशेष बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सके। कार्यपालिका द्वारा न्यायाधीशों की आलोचना भी नहीं की जानी चाहिए। और फिर आता है न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध। क्या है? न्यायाधीशों के लिए अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध में इसमें आता है कि शक्ति के बुरे प्रयोग को रोकने के लिए भी आवश्यक है कि न्यायाधीश को अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत करने के लिए निषेध किया जाए। इस संबंध में इतनी व्यवस्था तो अवश्य की जानी चाहिए कि एक व्यक्ति जिन न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, कम से कम उन न्यायालयों या उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले अन्य न्यायालयों में वकालत का कार्य न कर सके। इसके साथ ही अनेक विचारक यह भी सुझाव देते हैं कि जो व्यक्ति एक बार न्यायिक पद प्राप्त कर चुका हो, उसे किसी भी राजनीतिक या कार्यपालिका पद के पात्र नहीं समझना जाना चाहिए। फिर होता है ज्यूरी व्यवस्था। सामान्यतः ज्यूरी की व्यवस्था को न्याय की प्राप्ति में सहायक ही पाया जाता है। ज्यूरी एक होता है, इसलिए सभी फौजदारी मामलों में और सार्वजनिक हितों से संबंधित दीवानी मामलों में ज्यूरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यूरी का सदस्य होने के लिए संपत्ति का मालिक होना जरूरी नहीं समझा जाना चाहिए। ज्यूरी के सदस्य को उचित परिश्रम दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी अपने कार्य में रुचि रहे। ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रमी होना चाहिए, जिससे वह अपने कार्य में रुचि रख सकें। ज्यूरी के निर्णयों, विशेषतः फौजदारी मामलों में उनकी निर्णयों के विरुद्ध अपील की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। फिर आता है लास्ट में न्याय में समानता की व्यवस्था। न्याय में समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना बहुत आवश्यक है, नहीं तो न्याय धनी मानी वर्गों की सुविधा बनकर रह जाएगा। न्याय में समानता को प्राप्त करने के लिए दो व्यवस्थाएं जरूरी हैं। पहली विशेषाधिकारों की समाप्ति और दूसरी निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था। वास्तव में मुक्त कानूनी सहायता
की व्यवस्था होने पर ही साधारण व्यक्ति न्याय प्राप्त करने की आशा कर सकता है। भारत में अभी हाल ही के वर्षों में मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी। उपयुक्त व्यवस्थाएं कर लेने पर भी कानूनी न्याय को प्राप्त करने की आशा की जाती है। तो दोस्तों, ये हुआ आपका आज कानूनी न्याय को प्राप्त करने के कौन कौन से साधन थे। ये साधनों के बारे में हमने बहुत